Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 20th June 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about right to change one's name. तो अपने नाम को बदलने का अधिकार. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. तो करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं. तो हाल फिलहाल में एक इंसान जिनका नाम शहनवाज था, he changed his name to मोहम्मद समीर राव and Allahabad High Court allowed this. And Allahabad High Court said कि right to change one's name is a fundamental right that could be seen guaranteed from Article 19(1)(a), Article 21 and 14 perspective. तो इन तीनों जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बेसिस पे माना जा सकता है कि एक इंसान को अपने नाम को बदलने का अधिकार है और ये एक फंडामेंटल राइट है. इसी तरीके का एक केस कुछ दिनों पहले दिल्ली हाई कोर्ट में भी आया, जहाँ पे टू ब्रदर्स दे चेंज देयर सरनेम, फादर्स सरनेम फ्रॉम मोची टू नायक. उन्होंने अपना नाम मोची सरनेम से बदल करके नायक करा और उनका क्लास 10th या 12th के सर्टिफिकेट में भी इस बात को बदला गया. और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और आर्टिकल 21 के कॉन्टेक्स्ट में अब माना जा सकता है कि एक इंसान को अपने नाम को बदलने का अधिकार है. तो ये जो दूसरा वाला केस है मोची टू नायक, ये बेसिकली कास्ट जो रिफ्लेक्शन होता है हमारे सरनेम से उसको चेंज करने की कोशिश है. तो कास्ट को अगर रिफ्लेक्ट होने से बचाने का अगर पर्पस है हमारे सरनेम में, तो वो अधिकार हमें मिलता है आर्टिकल 21 की मदद से. ध्यान से समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो अपना आप क्या नाम रखना चाहते हैं वो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हिस्सा हो सकता है. लेकिन अगर आप अपना सरनेम बदलना चाहते हैं ताकि आपके कास्ट का लोग पता ना लगा पाएँ, तो वो सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, वो बेसिकली आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी का मामला माना जा सकता है. क्योंकि ये सारा का सारा जो डिबेट स्टार्ट कैसे हुआ, ये जो पहला केस है शहनवाज से समीर राव वाला, वो एक इंसान के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हिस्सा माना जा रहा है कि अपने नाम में आप किस तरीके का नाम रख रहे हैं वो भी आपके स्पीच और एक्सप्रेशन का हिस्सा है. लेकिन जो दूसरा केस है वो स्टार्ट हुआ नेम का, स्पेशली सरनेम का, बिकॉज सरनेम रिफ्लेक्ट्स अ पर्सनस कास्ट. और अगर कोई इंसान अपने कास्ट से नहीं जाना चाहता, इफ ए पर्सन डज नॉट वांट टू बी नोन बाय हिज और हर ओन कास्ट, देन दैट पर्सन मस्ट हैव राइट टू डिनाई दैट. सो हाई कोर्ट कहती है कि देर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट द राइट टू लाइफ इंक्लूड्स विद इन इट्स एम्बिट राइट टू लिव विथ डिग्निटी. तो कोर्ट ने ही इस एक्सटेंशन को दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्सटेंशन को दिया अलग अलग केसेज में से अर्ना सोनबा केस एंड ऑल, कि राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में का मतलब सिर्फ जिंदा रहना का अधिकार नहीं है. राइट टू लाइफ एक्चुअली मीन्स राइट टू लिव विथ डिग्निटी. और ये जो एक्सटेंशन दिया है कोर्ट ने इस आर्टिकल 21 के एम्बिट को, उसके बेसिस पे कोर्ट ने फिर कई सारे अधिकारों को ऐड किया है अंडर आर्टिकल 21, जैसे कि राइट टू हैव पीसफुल स्लीप, राइट टू हैव क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू हैव प्राइवेसी, पुट्टास्वामी जजमेंट. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अब कोर्ट कह रही है, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, कि राइट टू चेंज surname and not to be tied down by any casteism faced by a person due to caste to which he or she belongs. तो ये भी आपका अधिकार है. आप किसी कास्ट से नहीं पहचाने जाने चाहते तो आपके पास उस ये अधिकार है, एंड दैट टू अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, कि आप अपने नाम को बदल सकें, सरनेम को बदल सकें. तो बेसिकली फर्स्ट नेम को बदलना कुड बी सीन एज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(a. अपना फर्स्ट नाम जो है वो आप जब बदल रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं. जब सरनेम बदल रहे हैं तो बेसिकली दैट राइट इज फ्लोइंग फ्रॉम आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, बिकॉज यू डोंट वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर योर कास्ट.
तो इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। इस तरह का सवाल यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है। 2019 प्रीलिम्स में उन्होंने पूछा था, राइट टू मैरी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट यूनाइटेड नेशन अडॉप्टिंग अ हाई सी ट्रीटी। तो ये दुनिया का पहला ऐसा ट्रीटी है जो सी से रिलेटेड है, ओशन में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड। ये पहला ऐसा ट्रीटी है दुनिया का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से। सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस आर्टिकल को समझने के लिए एक बार जरा समझते हैं अबाउट दिस इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी, यूएनसीएलओज। इस कानून को, इंटरनेशनल लॉ को लाया गया था 1982 में। ये यूएनसीएलओज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी की मदद से ओशन की बाउंड्री डिमार्केशन की गई है कि किसी भी कोस्ट से कितने डिस्टेंस तक का जो ओशनिक एरिया होगा वो उस कंट्री को बिलोंग करेगा। तो ओशन के अंदर मैरी टाइम बाउंड्री डिमार्केशन की गई है अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी। तो इस कानून के हिसाब से जो मीन बेस लाइन है, ये मान लीजिए कि किसी भी देश का ये मीन बेस लाइन है, उससे 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है दैट इज टेरिटोरियल वाटर, यानी कि दिस एरिया बिलोंग्स टू the country itself and it is as good as, this region of the ocean is as good as the territory of the country itself which is adjacent to this region। तो जो भी ये देश है उसका ये एरिया माना जाएगा टेरिटोरियल वाटर। बेस लाइन से लेकर के या मीन लेवल से लेकर के 24 नॉटिकल माइल्स तक, यानी कि यहाँ तक ये माना जाएगा कॉन्टिगुअस जोन, और 200 नॉटिकल माइल्स तक ये मीन बेस लाइन से लेकर के 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया माना जाएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। EEZ वाले एरिया में ये देश वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकता है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो EEZ वाला जो एरिया है, दिस इज नॉट ऑफिशियली और टेक्निकली द टेरिटरी ऑफ दिस कंट्री। जैसे ये कंट्री ए है तो इसका ये टेरिटरी नहीं माना जाएगा, येट EEZ वाले एरिया में ये कंट्री रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, मैरीटाइम रिसोर्सेज जैसे कि पॉली मेटालिक नोड्यूल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, फिशेज वगैरह को कैप्चर कर सकता है फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस। तो यूनाइटेड नेशंस हाई सी ट्रीटी है क्या? ये दुनिया का पहला ऐसा ट्रीटी है जो बात करता है इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोटेक्शन की इन द ओशन। तो आप कह सकते हैं कि ये जो प्रपोज ट्रीटी है यूनाइटेड नेशन हाई सी ट्रीटी, ये ओशन के अंदर का फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, राइट। जैसे इन जनरल जो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट रिलेटेड कानून है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दिस पर्टिकुलर लॉ यूनाइटेड नेशन हाई सी ट्रीटी डील्स विथ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इन द EEZ रीजन। तो EEZ जैसा कि मैंने आपको बताया 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया होता है फ्रॉम द बेस लाइन, और दिस ट्रीटी डील्स विद द बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन प्रोटेक्शन। तो इस ट्रीटी को, ये जो यूनाइटेड नेशन हाई सी ट्रीटी है, इसको इस नाम से भी बुलाते हैं, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, क्योंकि नेशनल ज्यूरिडिक्शन यहाँ तक है और इसके आगे का जो एरिया है वो EEZ वाला एरिया है। तो इस ट्रीटी को इस नाम से भी बुलाते हैं। एंड समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज पेरिस एग्रीमेंट ऑफ द ओशन, क्योंकि पेरिस क्लाइमेट डील इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट रिगार्डिंग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज। तो करंट न्यूज़ अब ये निकल करके आ रही है कि यूनाइटेड नेशन हाई सी ट्रीटी तो काफ़ी टाइम से नेगोशिएशन में था, बट नाउ इट हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय द वर्ल्ड कंट्रीज एंड विद दिस इट हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल ट्रीटी टू गवर्न हाई सीज एंड प्रोटेक्ट रिमोट इकोसिस्टम विच इज़ वाइटल टू ह्यूमैनिटी। तो ओशंस में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का यह पहला इंटरनेशनल लॉ है। क्या की प्रोविजन है यूनाइटेड नेशन हाई सी ट्रीटी के, वो भी ज़रा देखते हैं। डिमार्केशन ऑफ मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। तो ओशन के अंदर कुछ कुछ हाईली इम्पॉर्टेंट रीजन्स को आइडेंटिफाई किया गया है जो इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो ओशन के अंदर ये कुछ एरियाज़ को ऐसे आइडेंटिफाई किया गया है और उनको डिमार्केट किया गया है एज मरीन प्रोटेक्टेड एरिया। सो डिमार्केशन ऑफ मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे लैंड पे हम लोग बनाते हैं ना नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोराज एंड फौनास, वैसे ही ओशन के अंदर फ्लोराज एंड फौनास को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ मरीन प्रोटेक्टेड एरिया और उनको डिमार्केट किया गया है इस तरीके के, जो यहाँ पे डार्क ब्लू कलर से दिखाए गए हैं। उसके अलावा फोकस किया जाएगा सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देम। तो जो भी ओशन से मिलने वाले जेनेटिक रिसोर्सेज हैं फ्लोराज या फौनास से, उनका
सस्टेनेबल यूज़ किया जाए, यानी कि इस तरह से यूज़ किया जाए कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी वो रिसोर्सेज बचे रहें। साथ ही साथ जो भी बेनिफिट्स निकल कर के आए उसका जो शेयर है वो दुनिया के सारे देशों के साथ किया जाए। अभी तक क्या दिक्कतें हो रही थी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो मरीन रिसोर्सेज के, खासकर EEZ, अब EEZ वाला एरिया जो है या हाई सी एरिया, बेसिकली आप देखो EEZ के आगे का जो एरिया होता है इसको कहा जाता है हाई सी। अब समझो 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर, 24 नॉटिकल माइल्स तक कॉन्टिग्यूअस जोन, EEZ 200 नॉटिकल माइल्स तक, और उसके आगे का जो रीजन है यहाँ वाले ओशन को कहा जाएगा हाई सी। और हाई सी में ओशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी लॉ नहीं था, ये लाया गया है यूनाइटेड नेशन हाई सी ट्रीटी, राइट। तो हाई सी वाले एरिया में जो देश डेवलप्ड हैं, अब हाई सी एरिया इज ए काइंड ऑफ ग्लोबल कॉमन। ग्लोबल कॉमन से मेरा मतलब है जो दुनिया के सारे देशों को बराबर रूप से अवेलेबल हैं, जो दुनिया के सारे देश इक्वल तरीके से जिनको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं या पूरी दुनिया को कलेक्टिव तरीके से वो अवेलेबल हैं। तो जो हाई सी वाला एरिया है यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, US, रसिया जैसे देश, यहाँ पे सारी कॉमर्शियल फिशिंग वो कर लेते थे, सारे जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं वो एक्सट्रैक्ट करते थे। लेकिन अब as per this United Nation High Sea Treaty, there will be sustainable use of the genetic resources of this high sea area, और जो भी यहाँ से बेनिफिट्स निकल के आएंगे, जो भी रिसोर्सेज निकल करके आएंगे उसका इक्विटेबल तरीके से शेयर किया जाएगा पूरी दुनिया भर से। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र टू पुअर कंट्रीज, तो जो गरीब देश हैं उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, टेक्नोलॉजी उनको भी दिया जाना चाहिए एज पर दिस यूनाइटेड नेशन हाई सी ट्रीटी, कि वो अपने अपने एरियाज़ में जो हाई सी रीजन है वहाँ से कुछ बेनिफिट्स नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पे एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। और ये जो पूरा का पूरा इंटरनेशनल लॉ है यूनाइटेड नेशन हाई सी ट्रीटी, इसको ओवरसी करने के लिए, इसके ठीक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर कराने के लिए अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी विल बी क्रिएटेड। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडिया US ट्रेड रिलेशंस एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए ये आर्टिकल कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ डेटा दिए गए हैं दैट गिव्स अस अ गुड आइडिया अबाउट इंडियाज़ ट्रेड विथ US। देखिए इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है US, और ये एक यूनिक बात है कि इंडिया का ट्रेड सरप्लस है US के साथ। मतलब जितना सामान हम US से खरीदते हैं उससे ज़्यादा सामान हम US को बेचते हैं। तो इस कारण से अल्टीमेटली वी अर्न मनी फ्रॉम US बिकॉज ऑफ द ट्रेड। यू सी ये 2021 का डेटा देख लीजिए, तो टोटल ट्रेड अगर हमारा $159 बिलियन का हुआ है, तो उसमें इंडिया का एक्सपोर्ट टू द US $102 बिलियन है, जबकि US का एक्सपोर्ट टू इंडिया $56 बिलियन है। यानी कि हमारा जो ट्रेड सरप्लस है दैट इज समवेयर क्लोज टू $46 बिलियन। $102 बिलियन हमने उनसे कमाया है और उन्होंने हमसे $56 बिलियन कमाया है, तो हमारा लगभग $46 बिलियन का उनके साथ ट्रेड सरप्लस है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस है। ज़्यादातर चीज़ें जो हम इंडिया US में एक्सपोर्ट करते हैं वो हैं जेम्स, ज्वेलरीज, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, लाइट क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स ETC। तो अगर इंडिया का US के साथ ट्रेड का ट्रेंड देखा जाए तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा वो ट्रेडिंग कंट्री है, लेकिन US के लिए इंडिया इज़ 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, अगर ओवरऑल ट्रेड ये जो आप डेटा देख रहे हैं ये है 2021 का $159 बिलियन। इन 2022-23 इंडिया US ट्रेड ग्रू अप टू $191 बिलियन, राइट। तो जिसमें से हमने एक्सपोर्ट किया है $119 बिलियन, तो दैट इज़ अ गुड नंबर। You see, you have a trade surplus with somewhere close to $40 to $50 billion with the US, and India had about $191 billion trade with the US in the last fiscal year. अभी आप देखिए कि क्यों इंडिया और US का जो ट्रेड रिलेशन है इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो उसके पीछे आपको पता चलेगा कि इंडिया और US लगभग हर मामलों में एक स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस दिखा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेड में नहीं है,
सबसे पहले वो हमने सिक्योरिटी और बाकी डिफेंस कोऑपरेशन को मजबूत करना शुरू किया है। आपको थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बता दूं, ये जो 21st सेंचुरी शुरू होने से पहले तक इंडिया और यूएस के रिलेशंस कोई बहुत अच्छे थे नहीं, लेकिन 21st सेंचुरी के शुरुआत में ही कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं। दो इवेंट्स आप मेनली कह सकते हैं। एक तो यूएस के ऊपर टेररिस्ट अटैक, जिस कारण से यूएस स्टार्टेड टू मूव अवे फ्रॉम पाकिस्तान। अदरवाइज यूएस हैड वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद पाकिस्तान। It started to move away from Pakistan and it started to take terrorism seriously, and that is how India US के strategic convergence होने लगे, डिफेंस में कोऑपरेशन होने लगे, कई सारे एग्रीमेंट्स फिर साइन हुए। उसके अलावा चाइना का राइज as a country or as a power that could challenge US hegemony. So naturally US is looking towards India as some bait to limit the growth of China, and that is how these are the two main factors that is leading to US India convergence। और फिर इंडिया और यूएस ने कई सारे डिफेंस में और सिक्योरिटी में प्लेटफॉर्म्स या अग्रीमेंट साइन किए। क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग लाया गया, I2U2 लाया गया। इसी साल जनवरी 2023 में लाया गया है इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET दैट हैज़ बीन साइंड बाय आवर इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब with his US counterpart Jake Sullivan। ये जो ICET है that will help in increasing trade and cooperation with the two countries, between the two countries in artificial intelligence, quantum computing, semiconductors, wireless telecommunication etc। तो मतलब मुद्दा ये है कि ये दो तीन जो सिक्योरिटी या स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स हैं जिस कारण से इंडिया और यूएस आपस में उनके इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहे हैं, और दैट इज़ द वन रीज़न, मेन रीज़न वाई इंडिया यूएस ट्रेड इज ऑल्सो ग्रोइंग। अदरवाइज यू सी वी शेयर सच अ लॉन्ग बाउंड्री विद चाइना, राइट? यूएस इज नॉट इन इवन प्रॉक्सिमिटी ऑफ इंडिया, येट such a huge amount of trade surplus is mainly because of some sort of convergence in our security and strategic interest। अभी हाल फिलहाल में इंडिया और यूएस एक और प्लेटफॉर्म पे साथ आए हैं, वो है IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये एक तरीके का 14 कंट्रीज़ का ग्रुपिंग है जो यूएस ने स्टार्ट किया। इस ग्रुपिंग को मेनली देखा जा रहा है एज एन एंटी चाइना इनिशिएटिव, जहाँ पे जो 14 मेजर इकोनॉमीज़ हैं इंडो पैसिफिक रीजन के, उनके बीच में कन्वर्जेंस डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। एक तरीके से कोऑपरेशन डेवलप करने की कोशिश की जा रही है इन एरियाज़ लाइक सप्लाई चेन, टैपिंग क्लीन एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़, कॉम्बैटिंग करप्शन। तो डायरेक्टली एंटी चाइना बोलते नहीं हैं, बट मेनली ये जो 14 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं इंडो पैसिफिक रीजन के, उसमें इंडिया भी है। उनका ओवर डिपेंडेंस ना बने चाइना के ऊपर फॉर ट्रेड एंड सप्लाई चेन या लॉजिस्टिक्स के लिए, वो ओवर डिपेंडेंस को रोकने के लिए यूएस ने इनिशिएटिव शुरू किया IPEF। IPEF के टोटल 4 पिलर हैं, उसमें से 3 तो ये हो गए सप्लाई चेन, टैपिंग क्लीन एनर्जी एंड कॉम्बैटिंग करप्शन। चौथा पिलर है ट्रेड। इंडिया इन 3 पिलर्स में पार्टनरशिप निभा रहा है। इंडिया इज इन पार्टनरशिप एट IPEF इन दीज 3 पिलर्स, बट इंडिया इज नॉट एज अ पार्टनर इन IPEF अंडर द 4th पिलर दैट इज ट्रेड, क्योंकि इंडिया का मानना है कि ट्रेड में भी अगर हमने IPEF को ज्वाइन कर लिया तो बहुत सारा हमारे ऊपर ट्रेड डेफिसिट बढ़ सकता है, बिकॉज ऑलरेडी हमारे बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं, जिस कारण से बहुत सारा इंपोर्ट होता है हमारे देश में, जिस कारण से करंट अकाउंट डेफिसिट इज़ ऑन द राइज। एंड इफ़ वी एंटर इनटू द 4th पिलर ऑफ IPEF that is the trade pillar, then import will rise and that will overall increase our current account deficit। आप मान सकते हैं कि IPEF एक तरीके का कोऑपरेशन है इन द फील्ड ऑफ energy, supply chain and trade, but IPEF cannot be technically called a free trade agreement। It is not a formal free trade agreement। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आदित्य L1 मिशन एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। आदित्य L1 मिशन है क्या? ये इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो का स्पेस मिशन है, जिसका पर्पस है एक ऐसे प्रोब को लॉन्च करना, एक ऐसे सोलर प्रोब को लॉन्च करना जो सन को स्टडी करे। वो स्पेस में जाकर के ऐसे उसको हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे ताकि वो सन को परमानेंट तरीके से स्टडी करता रहे। तो पर्पस ऑफ दिस आदित्य L1 मिशन इज टू establish a probe in the
कॉस्मोलॉजी सो दैट इट कैन कॉन्टीन्यूसली स्टडी द सन। तो सन के अलग अलग पार्ट जैसे कि सन का कोरोना, सन का फोटोस्फेयर, आउटर स्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड सन से निकलने वाली जो इस तरह की लपटें हैं जिसको हम लोग कहते हैं सोलर विंड्स एंड फ्लेयर्स या कोरोनल मास इजेक्शंस, इन सबको स्टडी करेगा ये हमारा मिशन आदित्य L1 मिशन। ये जो आदित्य L1 मिशन होगा दैट इज़ प्लान टू बी लॉन्च्ड इन जुलाई 2023, यानी कि इसी साल अगले महीने लॉन्च होगा। इसको हमारे अर्थ सरफेस से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर एक L1 लैग्रेंज 1 ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा। तो L1 या लैग्रेंज 1 ऑर्बिट होता क्या है वो ज़रा देखिए 5 ऐसे पॉइंट्स हैं अर्थ और सन के प्रॉक्सिमिटी में, L1, L2, L3, L4 एंड L5, जिनको लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे सन और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो काउंटर एक्ट हो जाता है। जैसे ये पॉइंट देखिए L1, यहाँ पे अर्थ के कारण होने वाला ग्रेविटेशनल पुल इस साइड में होगा और सन के कारण होने वाला ग्रेविटेशनल पुल इस साइड में होगा, जो दोनों एक दूसरे को काउंटर एक्ट कर देते हैं। तो L1 वाला पॉइंट पे लॉन्च किया जाएगा आदित्य L1 मिशन को, यहाँ पे उसको रखा जाएगा और इस तरीके से अर्थ घूमती रहेगी और इसके साथ साथ आदित्य L1 भी ऐसे घूमता रहेगा और हमेशा वो लैग्रेंज 1 पॉइंट पे होगा बिटवीन सन एंड द अर्थ। और लैग्रेंज पॉइंट के कारण होगा क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते रहेंगे, जिस कारण से आदित्य L1 मिशन को चलाने के लिए मिनिमम फ्यूल रिक्वायरमेंट होगा। और ये ऐसा एरिया है, ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कभी भी सोलर इक्लिप्स भी नहीं होगा। सो दैट इज़ वाई L1 पॉइंट इज़ परफेक्ट फॉर लॉन्चिंग आदित्य L1 मिशन हुज रोल विल बी टू स्टडी द सन इन अ कंटिन्यूअस मैनर। हमेशा ये स्टडी करता रहेगा वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अभी आदित्य L1 मिशन में ये 7 तरह के पेलोड्स लगे रहेंगे, VLC, SUIT। ये सारे टेक्निकलिटी जानने की ज़रूरत है नहीं, सब क्या काम करेगा इतना कितना रटेंगे। न्यूज़ यही है, जो दूसरा तरह का जो आप पेलोड देख रहे हैं सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट, इसको हाल फिलहाल में डेवलप कर दिया है पुणे की एक स्पेस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन ने IUCAA, और उसने इसको डिलीवर कर दिया है इसरो के लिए टू बी यूज्ड इन आदित्य L1। तो स्पेस टेलीस्कोप डिजाइंड बाय पुणेज IUCAA फॉर आदित्य L1 मिशन डिलीवर टू इसरो। ये वाला प्रोब, तो 7 प्रोब हैं आदित्य L1 में लगे रहेंगे, ऐसे सन के अराउंड ये घूमेगा और सन को स्टडी करेगा। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कलागुरु विष्णु प्रसाद रभा जी। विष्णु प्रसाद रभा दिवस, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो विष्णु प्रसाद रभा जी, ही वॉज बोर्न ऑन 31 जनवरी 1909 इन ढाका एंड आज 20 जून उनकी डेथ एनिवर्सरी है। ही डाइड ऑन 28 जून 1969 and this day is observed as Rabha Divas in Assam to commemorate the contribution and achievements of Vishnu Prasad Rabha. He was a freedom fighter और पॉलिटिक्स में उनकी थोड़ी सी लेफ्टिस्ट टेंडेंसी थी and that is how he struggled for social justice. He was a very versatile actor also, great poet, singer, dancer and actor. And he was given title of Kalaguru by Dr. Sarvapalli Radhakrishnan after seeing his Tandav dance in Varanasi. तो हर साल विष्णु प्रसाद रभा दिवस पे रभा अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो इस साल रभा अवार्ड्स ऑफ 2023 हैज़ बीन गिवन टू एमिनेंट पेंटर अजीत सील एंड डांसर गोपाल कृष्ण गोस्वामी। इन दोनों लोगों को 2023 का विष्णु प्रसाद रभा अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा 6 और अवार्ड्स दिए गए हैं स्टेट लेवल पे, जैसे श्री माधव देव अवार्ड टू ऑथर अरूप कुमार दत्ता, वीर सीला राय अवार्ड फॉर टू शहीद भास्कर कलिता देव, कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड टू तियाथी जमीर, सुनीत कुंवर गुंजेन बरुआ अवार्ड टू आर्टिस्ट नकुल दास, सती साधनी अवार्ड टू एमिनेंट साइंटिस्ट डॉक्टर जयंती सूटिया एंड स्वर्गदेव सर्वनंद सिंह अवार्ड टू प्रोमिनेंट सोशल वर्कर बोलोराम फोंगसो। सारे नाम आज तो रट नहीं पाएंगे, लेकिन APSC प्रीलिम्स से पहले ये सारे नाम रटने होंगे। कल जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था मियावाकी मेथड, इट इज़ अ बेसिकली मेथड टू क्रिएट मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।